जय जय श्री राधे श्याम। असीमानुराग लीला। पुष्प चयन करने के लिए श्री प्रिया वन में पधार रही हैं। आगे आगे रूप मंजरी जी हैं। उनके हाथ में एक डलिया है जिसमें भीतर के हिस्से में केले के पीले पीले पत्ते बिछाए हुए हैं। श्री प्रिया की बाईं ओर ललिता है, दाहिनी ओर विशाखा जी है। चित्रा आदि सखियां कोई आगे कोई पीछे चल रही हैं। यमुना के किनारे किनारे जो पगडंडी दक्षिण की तरफ गई है उसी पर वैसा चल रही है। पगडंडी के पूर्व के हिस्से में मेहंदी की झाड़ियाँ, जो मेहंदी के पेड़ होते हैं, उन मेहंदी की झाड़ियों की कतार लग रही है, यानी कि एक कतार से सब लगी हुई है। तथा पश्चिम की ओर तट के किनारे किनारे पर तट से कुछ हटकर अन्य पुष्पों की झाड़ियां हैं। श्री प्रिया रह रहकर पीछे की ओर ताक लेती हैं। यमुना के निर्मल प्रवाह के किनारे किनारे लाल रंग के, नीले रंग के, उजले रंग के कमल के पुष्प खिल रहे हैं। हंस एवं अन्य जल जातीय पक्षी ऊपर से उड़कर आते हैं तथा पानी पर छप से कूद जाते हैं। पानी उनके पंख संचारित वायु से तथा वेग पूर्वक कूदने से हिलोरे खाने लग जाता है, जिससे डंटी सहित कमल तेजी से हिलने लग जाते हैं। श्री प्रिया कभी हिलते हुए कमलों की ओर भी दृष्टि डाल लेती है। पगडंडी पर चलती हुई श्री प्रिया वहां आ पहुंचती है जहां पगडंडी राजमार्ग को पार करती है। वहां पहुंचकर श्री प्रिया कुछ ठिठक जाती है तथा पश्चिम की तरफ ताकने लग जाती है, यानी कि पश्चिम की ओर देखती है। इसी समय पूर्व की तरफ से एक ग्वालिन दौड़ती हुई आती है। ग्वालिन के सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मुख लाल लाल हो रहा है, आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, मानो मद पीकर मतवाली सी हो रही है। ग्वालिन आकर रानी से चिपट जाती है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। रानी की भी आंखें भर आती हैं। रानी अतिशय प्यार भरे स्वर में पूछती है, क्यों? बोल। रानी उसको जोर से हृदय से चिपका लेती है। ग्वालिन सिर उठाती है और देखती है कि यहाँ कौन कौन है। फिर कुछ देर तक पगली सी खिलखिलाकर हंसती रहती है। फिर कुछ क्षण चुप रहकर हठात अतिशय मधुर स्वर में गाती है, कहाँ मारे नयन बान सावरो, कहाँ मारे नयना बान सावरो। एक कड़ी गाकर ही बस उसी को बार बार बावली की तरह दोहराती हुई, ताली पीटती हुई पश्चिम और दक्षिण की ओर सघन वन में जा घुसती है।
रानी जोर से बोल उठती है, रूप रूप उसे संभाल। रानी की आज्ञा से रूप मंजरी उसके पीछे दौड़ती है तथा वृक्षों की ओट में हो जाने से दोनों का ही दिखना बंद हो जाता है। रानी अब किनारा छोड़कर पगडंडी की राह से सघन वन में प्रवेश करती है, पर वह मन ही मन गुनगुनाती जा रही है, काहे मारे नैना बान सावरो। रानी का हृदय जो जो उस कड़ी की आवृत्ति करता है, तो ठीक तदनुरूप झांकी उन्हें, तो ठीक तदनुरूप झांकी उन्हें अपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दिखने लगती है। रानी देखती है कि प्यारे श्याम सुंदर कदम की छाया में खड़े हुए वंशी में फूंक भर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान है तथा अतिशय प्यार भरी तिरछी चितवन से मेरी ओर देख रहे हैं। रानी का हृदय अब बेकाबू सा होने लगता है। मन की गुनगुनाहट होठों से बाहर निकल पड़ती है। रानी बड़ी सुरीली तान से वन को एक क्षण के लिए निनादित कर देती है। सुरीली तान से सारा वन गुंजित हो रहा है। काहे मारे नैना बान सावरो। रानी की आवाज सुनकर ललिता रानी के मुखारविंद के सामने चली आती है। रानी बड़ी उतावली से कहती है, ललिते इधर देख, जमुना के पत्ते पत्ते में वे खड़े हैं। ललिता जमुना की ओर दृष्टि डालती है तथा रानी से कहती है, देख तू अभी घर के पास है, थोड़ी सावधानी से चल। ललिता की बात सुनकर रानी के मुख पर कुछ घबराहट सी आ जाती है। वह संभल जाती है तथा जल्दी से पैर बढ़ाकर चलती हुई मंजरियों से लदे हुए एक अम्र वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर उसे 3-4 हाथ पूर्व की ओर दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाती है। आम्र की मंजरियों पर मधुमक्खियों की भीड़ भन भन करती हुई उड़ रही है। भौरे भी गुनगुनाते हुए मंडरा रहे हैं। अम्र की डाली पर कोयल की तरह की पर कोयल से बड़े आकार की एक चिड़िया बड़े ही मधुर स्वर में धीमे धीमे बोल रही है। चिड़िया के पंख लाल एवं हल्के काले रंग के हैं एवं आंखें बिल्कुल लाल रंग की है। वह अपनी लाल पुतलियों को कोयों में नचाती हुई रानी की ओर देखने लगती है। रानी भी दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखती है। पहली दृष्टि में तो वह चिड़िया छाया सी दिखती है, पर फिर तुरंत दूसरे क्षण ही रानी को उसकी आँख की पुतलियों में उसके पंख के प्रत्येक भाग में तिरछी चितवन किए हुए श्याम सुंदर की झांकी दिखती है। उनका हृदय फिर तेजी से आवृत करता है। काहे मारे नैना बान सागरो। इस बार उस चिड़िया की कंठ ध्वनि भी रानी को यही गाती हुई प्रतीत होती है।
काहे मारे नैना बान सावरो। रानी का हृदय इतनी अधिक भावों में भर जाता है कि वह फिर एक बार मधुर स्वर से जोर से गाने लगती है। काहे मारे नैना बान सावरो। यह गीत गाते गाते रानी उठ पड़ती है तथा अम्र की वृक्ष की एक डाली झुककर उसमें से दो एक मंजरियां तोड़ती है। तोड़ते तोड़ते पुनः अम्र मंजरी के स्थान पर पुनः श्याम सुंदर की झांकी होने लगती है। अम्र मंजरी हाथ से गिर पड़ती है। ललिता उसे उठाकर लवंग मंजरी जी के हाथ में जो डलिया थी उसमें रख देती है। रानी बैठ जाती है तथा दोनों कोनों पर अपना हाथ रखकर ऐसी मुद्रा बनाती है मानो बड़े ध्यान से कुछ सुन रही हो। फिर बड़ी तेज से आगे दक्षिण की ओर के तमाल वृक्ष पर दृष्टि जमाकर कहती है, ललिते वह सुन, वे मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। आह, कितनी मधुर कंठ ध्वनि है। ललिता कुछ उत्साह भरी दृष्टि से रानी की ओर देखती है। कुछ क्षण देखते रहकर फिर धीरे से कहती है, पर मैं तो कुछ भी नहीं सुन रही हूँ। देख, पहले की तरह आज भी भ्रम हो रहा है। श्याम सुंदर तो चंपा कानन में मिलने का इशारा कर चुके हैं, वे वहीं होंगे। रानी बड़ी तेजी से दक्षिण की ओर दौड़ पड़ती है तथा उसी तमाल वृक्ष के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एवं अतिशय प्यार से बोलने लगती है, मानो सामने श्याम सुंदर खड़े हों और वह उनसे बात कर रही हो। श्री प्रिया कहती है, प्यारे श्याम सुंदर। ललिता विश्वास नहीं करती है। ललिता विश्वास नहीं करती है। तुम एक बार जोर से हंस दो। रानी ऐसा अनुभव करती है कि प्यारे श्याम सुंदर मेरे कहने से जोर से हंस रहे हैं। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में ललिता से कहती है, देख ललिते, अब बोल, तू भ्रम बतला रही थी ना। ललिता कुछ आश्चर्य भरी मुद्रा में कहती है, पता नहीं बहन, तुझे क्या हो गया है। सच श्याम सुंदर यहाँ नहीं है। तो स्वयं हंसती है और मान बैठती है कि प्यारे श्याम सुंदर हंस रहे हैं। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ दुखी सी हो जाती है तथा तमाल से जाकर चिपट जाती है और करुणा मिश्रित स्वर में कहती है, प्रियतम क्या करूं। यह ललिता विश्वास नहीं करती, इसे कैसे समझाऊं। एक दो क्षण के बाद श्री प्रिया ऐसी मुद्रा बनाती है मानो श्याम सुंदर उसके कान में कुछ कह रहे हैं। वह अतिशय ध्यान से सुन रही हो कि प्यारे श्याम सुंदर उनके कान में कुछ कह रहे हैं और वह अतिशय ध्यान से सुन रही हो। कुछ देर तक उस मुद्रा में रहकर श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराने लगती है
फिर बड़े उल्लास से कहती है, ललिते, प्यारे श्याम सुंदर ने उपाय बतला दिया है। देख, मैं अभी अभी तुझे विश्वास कराए देती हूँ। ललिता बीच में ही बोल उठती है, क्या उपाय बतलाया है? ललिता की बात सुनकर रानी कुछ झेप सी जाती है। कुछ देर ठहर कर कहती है, रूप कहाँ गई? वह अभी तक वापस नहीं आई। रानी यह कह ही रही थी कि रूप मंजरी उसी ग्वालिन का हाथ पकड़े हुए वहाँ आ जाती है। रूप मंजरी को देख रानी प्रसन्न होकर कहती है, री इधर आ। रानी की आज्ञा सुनते ही रूप मंजरी पास में आकर खड़ी हो जाती है। रानी उसे हृदय से लगा कर कहती है, रूप उधर देख कर बता, क्या वहाँ मेरे प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं नहीं हैं? क्या मेरे श्याम सुंदर वहाँ खड़े हैं या नहीं? रानी रूप मंजरी को उंगली से उसी तमाल की ओर देखने का संकेत कर रही है। वह उधर ही ताकने लगती है। दृष्टि उधर फिरते ही रूप मंजरी को ठीक वहाँ श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वह प्रेम में डूबने लगती है। उसकी दशा देखकर ललिता कुछ आश्चर्य से पूछती है, रूप, तू इस तरह एकाएक विहल क्यों हो रही है? रूप मंजरी कहती है, हाँ ललिता रानी, उधर देखो, प्यारे श्याम सुंदर कितनी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर ताक रहे हैं। रूप मंजरी की बात सुनकर ललिता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसका गला भर जाता है और वह अतिशय उतावलेपन की मुद्रा में कहती है, मेरी प्यारी रूप, मुझे नहीं दिख रहे हैं। रानी ललिता की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देती है तथा कहती है, ललिते, अब बता, मैं तो तुम्हारी दृष्टि में बावली हूँ, पर रूप तो बावली नहीं है ना, उसे क्यों श्याम सुंदर दिख रहे हैं? ललिता अतिशय प्यार से रूप मंजरी के पास जाकर उसे शीघ्रता से कहती है, रूप, क्या सचमुच श्याम सुंदर वहाँ खड़े हैं? रूप मंजरी, हाँ ललिते रानी, वह देखो ना, वे मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारी ओर देख भी रहे हैं। रूप मंजरी की बात सुनकर ललिता अतिशय आश्चर्य भरी मुद्रा में बहुत शीघ्रता से उससे कहती है, रूप, मुझे फिर क्यों नहीं दिखते? रूप मंजरी प्रेम में अधिकाधिक अधीर हो जाती है। रूप मंजरी प्रेम में अधिकाधिक अधीर हो जा रही है। ललिता उसे जाकर पकड़ लेती है। रूप मंजरी ललिता के सहारे से धीरे धीरे चरणों में बैठ जाती है। ललिता कुछ क्षण तक कुछ सोचती रहती है, फिर कहती है, अच्छा रूप, तू श्याम सुंदर से पूछ तो सही, तुम्हें क्यों दिख रहे हैं? रूप मंजरी उस तमाल के वृक्ष की ओर कुछ देर तक देखकर कहती है, ललिता रानी, प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं। रूप मंजरी का कंठ भर जाता है। कहते कहते वाणी रुक जाती है। रुक जाती है। ललिता बड़े प्यार से पूछती है, हाँ हाँ, क्या कहते हैं, बोलना। रूप मंजरी कुछ संभल कर कहती है, प्यारे श्याम सुंदर ने कहा है कि अभी अभी तुम्हें मेरी प्यारी राधा ने अपने हृदय से लगाया था।
इसलिए तुम मुझे देख नहीं रही। इसलिए तुम मुझे देख रही हो। रूप मंजरी ललिता जी से कहती है कि प्यारे श्याम सुंदर ने कहा है, अभी अभी तुम्हें प्यारी राधा रानी ने अपने हृदय से लगाया था, यानी कि रूप मंजरी जी को अपने हृदय से लगाया था, इसलिए रूप मंजरी जी उन्हें देख पा रही है। रानी रूप मंजरी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। पर ललिता की मुद्रा कुछ ऐसी अस्त व्यस्त सी है कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रही हो। अब रूप मंजरी रानी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रानी कुछ गंभीरता के स्वर में ललिता से पूछती है, क्यों, अब विश्वास हुआ? मुझे बावली बता रही थी ना। ललिता अति से व्याकुलता से मिश्रित स्वर में कहती है, रूप, अच्छा एक बार श्याम सुंदर से पूछ, फिर वे मुझे क्यों ठग रहे हैं? मैं तो उन्हें नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा क्यों? रूप मंजरी कुछ देर पुनः तमाल की ओर देखकर कहती है, ललिता रानी, आहा, वह देखो, तुम्हारे बिल्कुल ठीक दाहिने कंधे के पास खड़े होकर वे कह रहे हैं कि रूप, यदि ललिता आदि को ठगू नहीं तब तो फिर यहाँ बावलियों का समुदाय इकट्ठा हो जाएगा। मेरी प्यारी राधा बावली है ही, ललिता भी बावली हो जाए, फिर मेरे प्राणेश्वरी राधा को कौन संभालेगा? ललिता से कहते कहते रूप मंजी प्रेम से मूर्छित सी होने लगती है। ललिता का भी चेहरा प्रेम वेश में अतिशयता के कारण बिल्कुल लाल सा हो जाता है तथा उनका मन भावों के समुद्र में डूबने उतराने लगता है। वह कुछ बोलना चाहती थी कि इसी समय रानी बिल्कुल बावली सी होकर बड़ी तेज से दक्षिण की ओर दौड़ने लग जाती है। ओढ़नी शरीर से नीचे गिर जाती है तथा अंचल भी सिर से अब गिरा तब गिरा होने लग जाता है। रानी तेज स्वर में बोलती जा रही है, देखो, अभी पकड़ लेती हूँ, मैं भी दौड़ना जानती हूँ। रानी की यह दशा देखकर ललिता का भाव बदल जाता है। वह रानी को संभालने के लिए तेजी से उधर ही दौड़ने लगती है जहाँ वह रानी को संभालने के लिए तेजी से उधर ही दौड़ने लगती है तथा जाकर उन्हें पकड़ लेती है। रानी बड़ी तेज से दौड़ रही थी, इसलिए उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। ललिता के पकड़ते ही वह बोली, छोड़, नहीं तो वह बहुत आगे निकल जाएंगे। रानी बड़ी फुर्ती से छुड़ाने की चेष्टा करती है, पर कुछ छुड़ा नहीं पाती। इसलिए लाचार होकर करुणा भरी दृष्टि से ललिता की ओर देखने लग जाती है। रानी ऐसा अनुभव कर रही है कि श्याम सुंदर पगडंडी पर दक्षिण की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। उन्हीं को पकड़ने के लिए मैं भी दौड़ रही हूँ। अब जब ललिता ने पकड़ लिया तथा उसने उनसे छुड़ा नहीं पाई तो जोर से बोल उठी कि प्यारे,
ठहर जाओ। रानी के ऐसा कहते ही उन्हें अनुभव होने लगता है कि श्याम सुंदर करीब 150 गज दक्षिण की ओर हटकर उन्हीं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। रानी को कुछ ढाढ़स सा हो जाता है कि वे खड़े हो गए हैं। वह फिर ललिता से कहती हैं, वह देख, मेरे प्राणेश्वर, मेरी बात मानकर मुझे थकी देखकर खड़े हो गए हैं। ललिता उधर देखती है, पर पीले पुष्पों से लदी हुई झाड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं देख पाती है। हठात रानी देखती है कि वहाँ श्याम सुंदर नहीं है। यह अनुभव होते ही प्राणों की व्याकुलता मिश्रित एक चीख मारकर रानी माथे को दोनों हाथ से पकड़कर बैठ जाती है। ललिता कुछ विचार में पड़ जाती है तथा उपाय सोचने लग जाती है कि किस प्रकार इस बावली सखी को यह जचा दूं कि श्याम सुंदर तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे कुंज में बैठे हैं। इसी के लिए विशाखा को कुछ इशारा करती है। रानी सिर नीचे किए हुए बिल्कुल निश्चेष्ट सी बैठी है। विशाखा धीरे से रानी के कंधे को हिलाकर कहती है, बावली, तू तो यहाँ पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है और प्यारे श्याम सुंदर चंपा कानन में तेरी बाट देख रहे हैं। विशाखा की बात सुनकर रानी कुछ घबराई सी होकर इधर उधर देखने लग जाती है तथा कुछ क्षण बाद पूछती है, तो क्या सचमुच मुझे भ्रम हो गया था? तो क्या सचमुच मुझे भ्रम हो गया था? मेरे प्यारे श्याम सुंदर यहाँ नहीं है। विशाखा बड़ी तेजी से कहती है, हाँ बहिन, तुझे भ्रम हो गया है। विशाखा की बात सुनकर रानी कुछ गंभीर सी होकर खड़ी हो जाती है तथा चुपचाप शांत भाव से धीरे धीरे पगडंडी पर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगती है। ललिता चाहती है कि वह बावली सखी बातों में किसी प्रकार उलझी हुई रास्ता चलती रहे, तब तो जल्दी पहुंचना संभव है, नहीं तो पता नहीं कुंज तक पहुंचते पहुंचते फिर किस भावावेश में जा पहुंचे। और नहीं तो कम से कम गिरिवर स्रोत तक तो शांति से चली चले, फिर कोई भय नहीं। इसी विचार से ललिता रानी से कहती है, हाँ, तुम्हें स्वप्न सुनाने की बात कही थी, अब सुना। ललिता रानी से कहती है, हाँ, तुमने स्वप्न सुनाने की बात कही थी, अब सुना। रानी ललिता की बात सुनकर मानो सोकर जागी हो इस मुद्रा में पूछती है, कैसा स्वप्न? ललिता, क्यों भूल गई? तुमने कहा था कि ठीक उषा काल के समय में आज अतिशय श्याम सुंदर स्वप्न देख रही थी। अतिशय सुंदर स्वप्न देख रही थी। रानी के मुख पर इस बात को सुनकर प्रसन्नता छा जाती है। वह कहती है, हाँ, कहा था सचमुच ललिते, बड़ा सुंदर स्वप्न था। ललिता बड़ी उत्कंठा की मुद्रा में कहती है, फिर जरूर सुना। रानी कुछ बोलना चाहती है पर रुक जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, देख, प्यारे के हृदय से लगी हुई मैं आनंद में बेसुध हो रही थी
नींद आज रातों में एक क्षण के लिए भी आई ही नहीं, पर प्रभात होने के कारण अंतिम क्षण पहले आंख लग गई। मैं देखती हूँ कि संध्या का समय है। मैं गौरी पूजन करने के लिए केसी तीर्थ वाले घाट पर स्नान करने आई हूँ। आकाश में बादल छाए हुए हैं। घाट पर पैर रखा ही था कि प्यारे श्याम सुंदर उत्तर पूर्व के कोने की एक झाड़ी के पास खड़े दिख पड़े। प्यारे एकटक मुझे मैं प्यारे को एकटक देख रही थी। उसी समय बड़े जोर की आंधी चली। चारों ओर अंधकार छा गया। बिजली जोर से रह कर चमक रही थी। बिजली के प्रकाश में मैंने देखा वह मुझे अपने पास आने का हाथों से इशारा कर रही है। मैं बावली सी होकर दौड़ पड़ी। पानी की बूंदें टप टप करती हुई मेरी साड़ी पर गिर रही थी। ललिता, मैं ऐसा अनुभव करने लगी कि साड़ी बिल्कुल भीग गई है। मैं उसी भीगी साड़ी को लपेटी हुई प्यारे श्याम सुंदर की ओर तेजी से बढ़ने लगी, पर पैर उठते ही नहीं थे। हृदय चाहता था दौड़कर प्रियतम के पास जा पहुंचूं, पर दौड़ पाती नहीं थी। मन व्याकुल होने लगा। उसी समय देखती हूँ कि वे स्वयं मेरे पास आ गए हैं। उनकी आंखों से प्रेम झर रहा है। आते ही वे प्यार से बोले, प्रिय, तू बिल्कुल भीग गई है। उस आम्र निकुंज में चले चले। वर्षा का वेग थोड़ा रुकने पर चली जाना। ललिता, प्रियतम की बात सुनकर मेरा हृदय बिल्कुल भर आया। आंखें भर आई। मानो हृदय पानी बनकर प्रियतम की ओर बहने लग गया। फिर प्यारे श्याम सुंदर ने अतिशय प्यार से मुझे उठाया। मेरे पैर मात्र जमीन पर थे। बाकी शरीर का संपूर्ण भार प्यारे श्याम सुंदर के ऊपर देकर चल पड़े। सघन आम्र के वृक्षों की निकुंज पास में ही था। उसकी आड़ में हम दोनों जा छिपे। वायु का वेग अत्यंत धीमा था। वहां प्यारे श्याम सुंदर ने अपने प्यार भरे हाथों से मेरी कमर के ऊपर के गीले वस्त्रों को उतार दिया। मेरे उन अंगों को अपने पीतांबर से ढक दिया। फिर कमर के नीचे भी पीतांबर बांधकर मेरी गीली चुनरी को अपने हाथों में लेकर निचोड़ने लग गए। ललिता, जिस समय प्यारे श्याम सुंदर उसे निचोड़ रहे थे, पानी की धारा उनके पैरों पर गिर रही थी। उस समय मेरा हृदय असीम अनुराग से अधिकाधिक भरता जा रहा था। रानी स्वप्न की बात ललिता से कहती जा रही थी तथा प्रेम में उनका हृदय भरता जा रहा था। रानी की बात सुनकर ललिता बीच में ही बोल उठती है, बावली, क्या भूल गई? अंततः चतुर्दशी के दिन ठीक यही घटना घटी थी। तूने ही तो मुझसे कहा था। अब ललिता की बात सुनकर रानी कुछ चौंक सी जाती है। रानी का सुंदर मुखारविंद कुछ ऐसी मुद्रा धारण कर लेता है मानो वह कुछ याद कर रही हो। कुछ क्षण चुप खड़ी रहकर बोल उठती है, हाँ री, ठीक है, सचमुच अब याद आई।
देख संभवतः आज बिल्कुल सोई ही नहीं, प्यारे के हृदय में मुंह छिपाई लेटी रही थी। प्यारे के हृदय में मुंह छिपाई लेटी हुई थी। अंततः पूजा के दिन तुमने कौस्तुभ मणि के ध्यान का वर्णन करते हुए यह कहा था कि भगवान अंततः के हृदय पर कौस्तुभ रहता है। तू तो कौस्तुभ का वर्णन करने लग गई, पर मेरा मन प्यारे श्याम सुंदर के विशाल वक्षस्थल की शोभा के ध्यान में इतना तल्लीन हो गया था कि मैं तुम्हारी बात फिर आगे सुन ही नहीं सकी। मैं सोचने लगी कि प्यारे श्याम सुंदर जिस समय मेरे गले में बाँह डालकर हृदय से लगते हैं, उस समय मेरा सिर उनके वक्षस्थल पर जा टिकता है। ऐसा करके मेरे प्यारे आनंद में विभोर हो जाते हैं, पर मेरा कठोर सिर कहीं प्यारे के वक्षस्थल पर चोट तो नहीं लगा देता। प्यारे के वक्षस्थल से सिर छिपाए हठात इसी भाव से पुनः भावित हो रही थी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि प्यारे ने उसे जोर से अपनी भुजा पाश में दबा दिया। अपने हृदय की उमंग से प्यारे ने मेरे मस्तिष्क को भर दिया। पूजा के बाद उस दिन संध्या स्नान का दृश्य सामने नाचने लग गया। मैं उस चिंतन में बिल्कुल विभोर हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह अनुभव करने लग गई थी। सारी से बोलने पर मेरी आंखें खुली, यानी कि सारी के बोलने पर मेरी आंखें खुल गई। मैंने सोचा कि स्वप्न देखा है, सचमुच मुझे भ्रम हो गया। रानी यह कहते कहते रुक जाती है तथा कान देकर कुछ सुनने लग जाती है। कुछ क्षण रुककर फिर कहती है, हाय सुन तो सही, मेरा नाम लेकर वे पुकार रहे हैं क्या? ललिता रानी का भावावेश बड़े नहीं, इसलिए खिलखिलाकर हंस पड़ती है तथा कहती है, तू बावली हुई है। चंपा कानन में श्री कृष्ण है, वहाँ से उनकी आवाज़ यहाँ कैसे सुनाई पड़ सकती है? जल्दी से चल, वहाँ चल के तू ही देख, देर कर रही है। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ गंभीर सी हो जाती है। बात करते करते गिरवर स्रोत के पास सखी मंडली के सहित रानी पहुंच गई थी। अभी अभी रानी जी ने जो स्वप्न की बात कही थी, उसकी स्मृति पुनः उनके मन में जाग उठती है। रानी चलती जा रही थी तथा धीरे धीरे एक पद गुनगुनाते जा रही थी। पद स्पष्ट नहीं सुन पड़ रहा था। गुनगुनाते रहने पर कभी कभी दो एक शब्द सुन पड़ते हैं, जिससे ललिता आदि को अनुमान हो जाता है कि पुनः उनकी स्वप्न की लीला के भाव राज्य में अग्रसर होती चली जा रही है।